सेना की भीषण बमबारी। डोनेट्स्क में एक बच्चे समेत 4 नागरिकों की मौत रूसी अटैक में। ओडेशा का रनवे भी तबाह, यूक्रेन भी पलटवार की तैयारी में जुटा। जंगी माहौल के दौरान कल से यूरोप दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 मई से 4 मई तक जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क में करेंगे अहम बैठक। 25 मीटिंग्स में 3 देशों के 8 ग्लोबल लीडर से करेंगे मुलाकात। मोदी के यूरोप दौरे से पहले पीएम आवास पर हुई गुजरात बीजेपी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम और कानून मंत्री रहे मौजूद। केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा, क्या अगले हफ्ते विधानसभा भंग कर चुनाव का होगा ऐलान। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में ब्रजेश राय को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं बाउंसर्स। अब तक पुलिस ने 8 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। रूसी हमले से ओडेशा का एयरपोर्ट हुआ तबाह। रनवे इस्तेमाल करने लायक ही नहीं बचा। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना के ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, तोप से बरसाए गोले। रूस और यूक्रेन में 67वें दिन भी भीषण जंग जारी। डोनबास में दोनों देश की सेना कर रही है एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग। चेचन लड़ाकों ने डोनबास को किया तबाह, लोगों को गोली मारने की दी धमकी। डोनबास में रूस ने फिर तेज किए हमले, देखे गए रूसी Mi-35 हेलीकॉप्टर्स। डोनेट्स्क में एक बच्चे समेत 4 नागरिकों की मौत। रात के अंधेरे में ड्रोन पर हमले का नया वीडियो आया सामने। यूक्रेन की 110वीं ब्रिगेड ने किया रूसी काफिले पर जबरदस्त अटैक, हमले का वीडियो किया जारी। रूसी फौज की डोनबास के एक मार्केट पर हेवी शेलिंग, कई लोगों की मौत, कुछ दुकानें पूरी तरह तबाह। ओडेशा में बड़े पैमाने पर दंगा करवाने की साजिश का दावा। यूक्रेन पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, हथियार बरामद किए। रूस यूक्रेन बैटलफील्ड में जर्मनी के घातक टैंक भी बरामद किए गए। जबरदस्त इन टैंकों से एक्शन दिखाई दिया, रूसी सैनिकों को बना रही है निशाना। यूक्रेन की सेना पर रूसी टैंक UR-77 का जबरदस्त अटैक, बरसाए बम, यूक्रेन की आर्मी को भारी नुकसान। ओडेशा कोस्ट के पास रूसी जंगी जहाज में जबरदस्त धमाका, यूक्रेन पर हमले का आरोप। रूस बड़े पैमाने पर डोनबास में होवित्जर तोपों की कर रहा है तैनाती। बेलगोरोड के रास्ते ट्रेन से सैकड़ों होवित्जर तोप जाते दिखाई दिए। यूक्रेन आर्मी का रूस की सेना पर बड़ा हमला, सेना की गाड़ी को माइन से उड़ाया। खार्किव के साल्चोका इलाके में रूस का जबरदस्त हमला, लोग शहर छोड़कर भागने के लिए मजबूर। सेवेस्तोपोल में रूसी बम निष्क्रिय करते वक्त हुआ बड़ा धमाका, धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्राया। मारिउपोल के मेयर का दावा, रूस की सेना ने 20,000 नागरिकों को मारा, आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार बताया। मारिउपोल में रूसी फौज का हमला जारी, यूक्रेन का T-64BV टैंक ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन आर्म फोर्स के जवानों ने खार्किव में रूस के कई सैनिकों को बनाया बंधक, जवानों के पास से कई हथियार भी बरामद किए। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन ने UN महासचिव से फोन पर की बात, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर हुई चर्चा। यूक्रेन को 25 आर्म्ड व्हीकल पिराना 3 देगा डेनमार्क, गोला बारूद और 120 mm मोर्टार भी कराएगा मुहैया। पेंटागन ने यूक्रेन के सर्विसमैन को एडिशनल ट्रेनिंग देने की शुरुआत की। यूएस आर्मी के स्पेशल कमांडोज दे रहे हैं प्रशिक्षण। रूसी फौज के ठिकानों पर यूक्रेन की जबरदस्त स्ट्राइक, BM-21 ग्रैड रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए। नाटो और रूस के बीच युद्ध की आशंका बढ़ी, ब्लैक सी और बाल्टिक सागर में हो सकती है टक्कर, फाइटर जेट आमने सामने। स्वीडन का दावा, रूस ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, एयरस्पेस में घुसे रूस के विमान।
बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कवरेज में नंबर 1 TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन में जंग जारी है और आज हो गए हैं कुल 67 दिन। आखिर नाटो कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को बार बार चेतावनी तो दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, लेकिन इन चेतावनियों का कोई असर नहीं हो रहा है। यूक्रेन के साथ सभी मजबूती से खड़े हैं और बार बार यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगी व्लादिमीर पुतिन की नई वॉर स्ट्रैटेजी, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव है मेरे साथ, अंकिता है और विवेक भी है, और साथ ही एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो युद्ध की बारीकियों को भी समझा रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है ये भी बता रहा है, और पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 9 मई की एक डेडलाइन व्लादिमीर पुतिन की ओर से दी गई है। और इस बीच सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, गौरव आपको बताएंगे। बिल्कुल, बड़ी खबर। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी सैन्य ठिकाने पर यूक्रेनी सेना ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला ज़ैपोरिज़िया में। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिस पर यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अपना कब्जा कर लिया है, उसी के पास रूसी सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन ने तोप से गोले बरसाए हैं। ये तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ब्लैक सी में रूस खोल सकता है नया वॉर फ्रंट। ब्लैक सी में कई देशों के साथ छिड़ सकता है युद्ध। ब्लैक सी की खातिर किसी से भी टकरा सकते हैं पुतिन। हर कीमत पर ब्लैक सी में दबदबा चाहते हैं पुतिन। आपको बता दें कि कई देशों की बॉर्डरिंग कंट्रीज जो बॉर्डर्स हैं वो लगते हैं ब्लैक सी से, और क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड रूट ये है, ऐसे में ब्लैक सी पर किसी भी हालत में कब्जा चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन, और ब्लैक सी की खातिर किसी भी देश से हर टकराने को तैयार है। हर कीमत पर ब्लैक सी में अपना कंट्रोल चाहते हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो बार बार ब्लैक सी की बात हो रही है। अब जरा समझते हैं कि आखिर ब्लैक सी में इतना टेंशन क्यों है, टेंशन का माहौल क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि क्या नया वॉर फ्रंट ब्लैक सी ही है। रूस की लड़ाई धीरे धीरे ब्लैक सी की तरफ अब बढ़ रही है। ये हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से रूस की तरफ बयान भी दिए जा रहे हैं रूस की ओर से, और सैनिकों की एक्टिविटीज भी बढ़ गई है। ब्लैक सी में वर्चस्व को लेकर रूस के साथ कई देशों में तनाव है। 300 साल के रूसी दबदबे को बरकरार रखना चाहते हैं पुतिन, और इसीलिए अब नया वॉर फ्रंट ब्लैक सी में भी खुलता नजर आ रहा है। रूस समेत 6 देशों से लगती है ब्लैक सी की सीमा, और यहां पर रूस की मजबूती इसीलिए बेहद जरूरी है। इस बात को बहुत अच्छे से व्लादिमीर पुतिन समझते हैं। यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया से लगती है ब्लैक सी की सीमा, और ये वो देश है जहां पर रूस के खिलाफ एक्टिविटीज तेज हो गई है। यूक्रेन को छोड़कर सभी 4 नाटो के पहले से मेंबर हैं। यूक्रेन इसी का मेंबर बनना चाहता था नाटो का, और इसीलिए युद्ध की शुरुआत हुई थी। नाटो मेंबरशिप को लेकर 5वें देश यूक्रेन से जंग जारी है, और साथ ही 4 देशों के साथ युद्ध शुरू होने की भी आशंका है, क्योंकि वहां पर भी एक के बाद एक हमले हुए हैं, और कहा जा रहा है कि अब क्या अगला टारगेट रूस का ये वो 4 देश है जहां पर तैनाती बढ़ा दी गई है। कुछ दिन पहले रूसी युद्धपोत मोस्कवा ब्लैक सी में डूब गया था, बहुत बड़ी खबर थी वो, और उससे पुतिन का गुस्सा भी बहुत बढ़ गया था। यूक्रेन ने मोस्कवा पर हमले कर तबाह करने का दावा किया था। नेपच्यून मिसाइल से हमला कर मोस्कवा को तबाह करने का दावा किया गया था यूक्रेन की ओर से। हालांकि ऐसे किसी हमले को लेकर के रूस ने खारिज किया था कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से नहीं है, बल्कि ये जो हमला धमाका हुआ था वो नेचुरली हुआ था मोस्कवा में। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं। तिवारी सर, ब्लैक सी में नया वॉर फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। यूक्रेन जो नाटो का मेंबर बनना चाहता था उसकी सीमा भी ब्लैक सी से लगती है, और बाकी के जो 4 देश हैं जिसमें जॉर्जिया शामिल है, टर्की है, बुल्गारिया, रोमानिया है, क्या अब इनके खिलाफ भी व्लादिमीर पुतिन कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्या? अभी पुतिन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बिकॉज रोस्टोव से लेके मोल्डोवा का जो सेपरेटिस्ट एरिया है वहां तक का लैंड कॉरिडोर स्टैब्लिश करना है। उसमें मेजर जो मैरिपुल हो चुका है, खेरसौन इनके पास 40 दिनों से है, और ओडिशा का कब्जा करना है। ओडिशा का कब्जा करने के लिए इस सी में इसकी सुपीरियरिटी रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो ट्रेड रूट है इसके ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक सी पर पूरा कब्जा करना चाहता है, ये कंट्रोल रखेगा ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसकी शिप को मादा। अंशु जी, कंट्रोल रखने तो दे नहीं रहा है, क्योंकि बाकी के जो देश है वो भी अपनी एक्टिविटीज ब्लैक सी में बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें तो इसी दृष्टिकोण से रशिया पहले ही क्रिमिया को अपने कब्जे में ले चुका है और वहां पर पहले ही रशिया का दबदबा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि रशिया अपनी तरफ से ऑफेंसिव होकर के कुछ करेगा। यदि जो बाकी के ये वहां पर यूक्रेन समेत टोटल जो 5 देश बैठे हैं, अंशु जी, अगर इस सिचुएशन को एज एन अग्रेसर, तब रशिया कुछ ना कुछ। अंशु जी, इस सिचुएशन को अगर साउथ चाइना सी से कंपेयर करें, मैं जनरल कोचर के पास आऊंगा। जनरल कोचर, साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है? आसपास के सभी देशों को वो डराता है और साउथ चाइना सी पे अपनी गुंडागर्दी करता है, दबदबा कायम करता है। क्या पुतिन भी बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं कि ब्लैक सी पर उनका दबदबा कायम हो जाए? बहुत अच्छा एग्जांपल आपने लिया है साउथ चाइना सी का। अगर आप साउथ चाइना सी में देखें तो 7 देश हैं वहाँ पे। हाँ। और चाइना ने स्प्रॉटली आइलैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसके वहाँ पे मिसाइल बेस लगा रखे हैं, उनके फ्रिगेट्स हैं, उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं वहाँ पे, और वो पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं साउथ चाइना सी में। और ये आने वाले वक्त में वहाँ पे टैरिफ भी लगने वाला है। तो इसी हिसाब को अगर आप इस एग्जांपल को अगर आप पोस्टुलेट करेंगे इसके ऊपर, इस सिचुएशन पे ब्लैक सी के ऊपर, तो आपको एक चीज़ साफ नज़र आएगी कि ओडेसा के ऊपर कब्जा करना जरूरी नहीं है इसको, रशिया को, वो ब्लैक सी को कब्जा किए। साउथ चाइना सी तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, तो क्या यही हम ब्लैक सी में होते देखेंगे जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस। ठीक है, आप विवेक के पास चलते हैं। विवेक, ओ टू यू। डोनबास में हर तरफ तबाही का मंजर पसरा हुआ है इस युद्ध के दौरान, और चेचन लड़ाकों ने डोनबास को तबाह कर दिया है। चेचन लड़ाके जो हैं वो रूस की ओर से लड़ रहे हैं। चेचन लड़ाकों ने डोनबास के लोगों को गोली मारने की धमकी दी है। अगर कैदियों के जैसे रहोगे तो तुम पर दया करेंगे, ये कहना है चेचन लड़ाकों का। अगर किसी ने सर उठाने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। चेचन लड़ाके धमका रहे हैं, रूस की ओर से लड़ रहे हैं, यूक्रेन में लोगों को निशाना बना रहे हैं, धमका रहे हैं कि रहना है तो कैदियों की तरह रहो डोनबास के रीजन में, नहीं तो गोली मार देंगे। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट ये कि इलाका खाली करने के आरोप पर रूस ने जवाब दिया है। यूक्रेन से लोग खुद रूस की तरफ भाग रहे हैं, ये रूस का कहना है। 27 लाख लोग यूक्रेन से रूस आना चाहते हैं। 9,75,000 लोगों को निकाला गया है। 1,80,000 बच्चे रूस लाए गए हैं। तो ये एक नई खबर है। डोनबास में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रूस का यह दावा है कि यूक्रेन में फंसे लोग रूस की तरफ आना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रूस लाया भी गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस की सेना ने रेस्क्यू किया है डोनबास में फंसे यूक्रेनीज का। युद्ध की विभीषिका है ये, इसे आप समझिए। ये तस्वीरें आंखों में आंसू जरूर लाती हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन दो देशों के बड़े ताकतवर नेताओं के ईगो की वजह से इन सब ने अपना सब कुछ खो दिया है। अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। कई लोगों ने अपनों को भी खो दिया है। अब तक कई लोगों की जान भी गई है इस युद्ध में। बताया जा रहा है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल रेस्क्यू किए हुए लोग हैं। यूक्रेन में फंसे हुए लोग डोनबास के इलाके में, जिन्हें रूस लाया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि 1,80,000 ऐसे लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसे रूस लाया गया है। अंशु जी, वाकई में जो तस्वीरें हैं
वो आंखों में आंसू लाती हैं। हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के ईगो की जंग के बीच में इन लोगों का, जिनका कोई कसूर नहीं था, सब कुछ इन्हें छोड़ना पड़ रहा है। और अब रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ऐसे कई लोगों को रूस लाया गया है। निश्चित तौर पर हर दिन हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम आर्म्स रेस की, हथियारों की, वहाँ ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं। जो ये हृदय विदारक दृश्य अभी हमने देखा और जो मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है, महिलाओं बच्चों के साथ इस युद्ध में क्या हो रहा है हमने देखा, किस तरह से शरणार्थियों का संकट उत्पन्न हो गया, ये हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से। और इस पर यूनाइटेड नेशंस हर दिन अपनी रिपोर्ट लेकर के आ रहा है और इसी को लेकर के भारत सरकार बार बार कह रही है कि मामले को डिप्लोमेटिक टेबल पर लेकर के आइए और आपसी जो बातचीत और समझदारी का परिचय देते हुए इसका आप कुछ। उपाध्याय सर, बहुत छोटा रिएक्शन, कोई भी देखने वाला नहीं है कि इन बच्चों, इन महिलाओं का, इन बुजुर्गों का क्या होगा जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। ये बहुत ही दुखद बात है कि ये सारे लोग छोड़ करके शरणार्थी के रूप में जा रहे हैं। रूस भी जा रहे हैं, कुछ दूसरे जगह भी, पोलैंड भी जा रहे हैं और दूसरे तरफ विदेश भी जा रहे हैं। और ये काफ़ी लोगों अभी तक हताहत हुए हैं इस वॉर में। इसलिए हम लोगों का मानना है कि इसमें और आगे लोगों को इंटरवेन करना चाहिए आगे आकर के, कि ताकि वो लोग अपने यूक्रेन में शांति बनी रहे। इसमें ज़ेलेंस्की को कुछ समझना चाहिए कि क्यों हो रहा, सब उनकी वजह से रहा। आज भी अगर वो साइन कर दें कि हम नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे, प्रोबेबली ये वॉर रुक जाएगा। लेकिन लगता नहीं है सर कि ज़ेलेंस्की अभी मानने वाले हैं, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और तबाही है। और लगता तो ये भी नहीं अंजलि कि ज़ेलेंस्की के साइन करने से भी ये वॉर रुक जाएगी, क्योंकि ये वॉर उससे कहीं आगे ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए आगे एक बड़ी खबर आ रही, सीधे अंकिता के पास चलते हैं। बिल्कुल गौरव, और ज़ेलेंस्की की किसी जिद की वजह से ये मास एक्सोडस हो रहा है और जिंदगियां तबाह हो रही हैं। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। तुर्की राष्ट्रपति के प्रवक्ता से ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की है। आपको बता दें, कीव में हुई ज़ेलेंस्की और इब्राहिम कालिन की मुलाकात। रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिश लगातार कर रहा है तुर्की। इस्तांबुल शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की और पुतिन को साथ लाने की लगातार कोशिश हो रही है और इसके पहले भी इस्तांबुल में रशियन और यूक्रेनियन डेलीगेशन के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। अब इस्तांबुल शिखर सम्मेलन के जरिए शांति बनाने की कोशिश एक बार फिर से तुर्की की ओर से की जा रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर यह कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूएन महासचिव से फोन पर बात की है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर यह बातचीत हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिश की जा रही है। एर्दोगन ने यह कहा है, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की गंभीरता से हम कोशिश कर रहे हैं। इस युद्ध में ना तो यूक्रेन जीतेगा और ना ही रूस जीतेगा। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यह बयान दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूएन चीफ से बात करने से होगा क्या। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस तो मॉस्को भी गए, पुतिन से भी मिले, ज़ेलेंस्की से भी मिले, लेकिन इन 2 मुलाकातों में भी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। और देखिए, एक और इस बारे में जानकारी दें कि युद्ध के बीच टर्की की पहल कितनी कारगर साबित हो सकती है, इस पर गौर करते हैं, क्योंकि टर्की ने बड़ी कोशिश की है यहां पर मध्यस्थता करने की। टर्की की शांति पहल, क्या मान जाएंगे पुतिन? क्या एर्दोआन पर भरोसा करते हैं पुतिन? रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए टर्की कर रहा है मध्यस्थता। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूएन महासचिव से फोन पर बात की। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने पर यूएन महासचिव से चर्चा हुई। राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपने प्रवक्ता को कीव भेजा। कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर शांति स्थापना पर बात की। एर्दोआन खुद पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। इस्तांबुल शिखर सम्मेलन में पुतिन ज़ेलेंस्की को साथ लाने की कोशिश की गई। बड़ा सवाल, क्या एर्दोआन की बात पर पुतिन शांति समझौते के लिए तैयार होंगे? मैं कर्नल शुक्ला आपसे ही शुरू करता हूं इस सवाल का जवाब। प्लीज आप मुझे इसका जवाब दें। क्या एर्दोआन या दुनिया का कोई ऐसा लीडर जो पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों का भरोसा जीत सके, कोई दिखता है आपको? बिल्कुल, इसमें तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कहूंगा। एक वही ऐसे शख्स हैं जो कि दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं और आने वाले समय में कोई होप है, कोई पॉसिबिलिटी है तो वो हमारे प्रधानमंत्री के पास ही है, जो इन दोनों देश को शांति के समीप ले जा सकते हैं। ठीक है अंशु जी, लेकिन एर्दोआन क्योंकि टर्की रूस के और ज़ेलेंस्की दोनों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें पहले भी कर चुका है, क्या अब वक्त है कि उसके अलावा कोई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की बात आ रही है जो यूरोप दौरे पर जा रहे हैं, इसके अलावा दुनिया का कोई कुछ और बड़े देश सामने आए? अमेरिका और ब्रिटेन अगर नेटो की तरफ से नहीं आ रहे हैं शांति के लिए, तो कुछ और कौन से देश आ सकते हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं?
देखिए, हाल फिलहाल तो जैसा कि शुक्ला जी ने भी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुझे भारत ही वो देश दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक भारत एक ऐसा देश है जिसने एक न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है इस मामले पे। और बूचा नरसंहार हुआ तो वहां उन्होंने रशिया के अगेंस्ट, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ज़ेलेंस्की को पुश करके और इस युद्ध में झोंक चुका है, इस चीज को लेकर के भी भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो जहां जो एक ऑब्जेक्टिवली भारत को सत्य दिखाई दे रहा है, वहां वो सत्य के साथ खड़ा हो रहा है। और इस पूरे मामले में एक ऐसे लीडर की जरूरत है जिस पर अमेरिका, नाटो, यूक्रेन और रशिया सभी बराबरी का भरोसा करते हो। तो टर्की वैसा देश नहीं हो सकता है। तो यूरोपियन देश क्यों नहीं? जर्मनी और फ्रांस तो इतने बड़े बायर हैं अब रूस के, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे पुतिन? लेकिन जर्मनी और फ्रांस की और आप यदि देखें तो दूसरी तरफ वो अमेरिका या नाटो के साथ भी आपको खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो एक ऐसा देश चाहिए जो ना नाटो के साथ खड़ा है, जो ना रशिया के साथ खड़ा है, जो इस युद्ध को वाकई में समाप्त कराना, और वो देश भारत है। और जर्मनी इस युद्ध में यूक्रेन की मदद तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी दुनिया भर में किरकिरी हो रही है उसके स्टैंड को लेकर के। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, इसके लिए विवेक के पास चलते हैं सीधे। यूक्रेनी लैंडमाइंस जो हैं वो रूसी टैंकों को तबाह कर रहे हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन में लैंडमाइंस की खोज कर रहे थे और यूक्रेनियों ने सड़कों पर लैंडमाइंस बिछा रखे थे। लैंडमाइंस से बचकर यूक्रेन में रूसी सेना घुस रही है और ये वहीं पर लैंडमाइंस ब्लास्ट हो जाते हैं। अगर उन्हें उतना वजन, टैंक्स का वजन मिल जाता है तो, और उसके बाद बर्बादी मच जाती है। रूसी सैनिक यूक्रेन में लैंडमाइंस खोज रहे हैं और इन्हीं लैंडमाइंस से भारी तबाही मच रही है। यूक्रेनियों ने सड़कों पर लैंडमाइंस बिछा दी थी। अब रूसी सेना को क्योंकि अंदर आना है यूक्रेन में, तो वो लैंडमाइंस की खोज कर रही है और फिर आगे बढ़ती जा रही है और इनसे भारी तबाही भी मच रही है। टैंक्स के नीचे पड़ते ही ये लैंडमाइंस फट जाते हैं और उसके बाद बर्बादी मचती है। देखिए कैसे ये टैंक तबाह हो गया है। लैंडमाइंस का विध्वंस है ये। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में खाने के तेल का अकाल पड़ता जा रहा है। पहले कोरोना और अब युद्ध से सप्लाई चेन पर बुरा असर दिखाई दे रहा है। कई अफ्रीकी देशों में भूखमरी का भी अब खतरा बढ़ता जा रहा है। यूरोपियन देशों में भी लगातार बढ़ रही है खाने पीने की दिक्कतें। खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। यूक्रेन पूरी दुनिया में खाने के तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है, सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। ओपी तिवारी सर, जिस तरीके से हम लगातार ये जानते थे कि ये दोनों युद्ध जो दोनों देशों के बीच में हो रहा है कुछ नहीं लाएगा बल्कि बर्बादी ही लेकर आएगा, और सबसे पहले अगर कहीं नुकसान इसका दिखाई देगा तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में दिखाई देगा। इंडिया पर क्या कुछ असर इसका दिखाई देता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसका ये एक लेसन है पूरे विश्व के लिए कि हमें आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। अभी तक खाली हम यूक्रेन और रशिया के फूड ग्रेन और ईडेबल ऑयल और पेट्रोल और गैस पर निर्भर थे, लेकिन ये कभी भी संभव हो सकता है कि सारे रास्ते बंद हो जाएं, जिसका असर हमने श्रीलंका में भी देखा है और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखा है। तो भारत ने ये निर्णय बहुत पहले ले लिया था और इस स्टेप में, इस रास्ते में पहले ही शुरुआत कर दी थी। तो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इस तरह से हम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इनफैक्ट हम किसी के ऊपर नहीं बल्कि काफ़ी देश हमारे ऊपर निर्भर होंगे। ये लेसन अफ्रीकन कंट्रीज और जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है और जो गरीब कंट्री हैं उन सबको भारत से सीखना बहुत जरूरी है। और इस युद्ध ने बहुत कुछ सिखाया भी है कि कैसे खुद को तैयार रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी आप पर आक्रमण हो सकता है और उस स्थिति में आपको होना चाहिए कि पलटवार आप कैसे करें। लेकिन अगर नुकसान की बात हो रही है तो इस युद्ध में रूस को नुकसान हुआ है, लेकिन रूस का एक तरफा ये भी हम देखने को मिल रहा है हमें कि रूस ने ये क्लियर कर दिया है, पुतिन ने, कि अगर रूस के साथ आपको व्यापार करना है तो रूबल में ही व्यापार करना होगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक उद्देश्य है पुतिन का। जब आप वैश्विक शक्ति की ओर देखते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर की ओर देखते हैं तो आज जो महाशक्तियां हैं उन्हें सिर्फ सैन्य शक्ति से ही जाना नहीं जाता है। उनका फैसला कि कौन सी शक्ति महाशक्ति होगी आर्थिक शक्ति से भी होता है। अमेरिका ने एक डॉलर सिस्टम पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश कर रखा है। पुतिन को आज ये बहुत बड़ा मौका मिला है रूबल सिस्टम से डॉलर सिस्टम को रिप्लेस करने का। भारत के साथ भी आज रुपी रूबल में एक्सचेंज हो रहा है और अब जब रूबल में किसी भी चीज के दाम तय होंगे तो वो तमाम पुतिन करेंगे। सहमत नहीं है। जनरल कोचर कह रहे हैं कि इसकी चांस भी कम है। अंशु जी, ये रूबल्स तो बहुत एक लो करेंसी आज वर्ल्ड में, और इसकी जो परसेंटेज है जिसमें ये एक्सचेंज होती है ये चौथे या पांचवें नंबर पे है। तो ये डॉलर नहीं मुकाबला कर सकता। ये कोई आसान सी चीज नहीं है कि रूबल अगर एक
डॉलर का मुकाबला कर सके, वो इस्टेब्लिश करेंसी है और इतने सालों से है, प्रैक्टिकली यूनिवर्सल करेंसी है, पूरी कंट्रीज है जो वर्ल्ड की इस्तेमाल करती हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो ये तो लगभग इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, ये एक प्रयास है, जैसा कि अंशु जी ने कहा है, एक ये प्रयास है पुतिन का कि वो कैसे रूबल को बगल के देशों में रूबल में ही वो एक्सचेंज कर रहे हैं ठीक है, चलिए आप इसमें बात करेंगे आगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए सीधे विवेक के पास चलते हैं। ये बात तो सच है कि ये अभी सिर्फ एक प्रयास है और इतनी जल्दी रूबल को डॉलर के मुकाबले स्थापित नहीं किया जा सकता। इस चर्चा पर भी लौटेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है ये कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप में दहशत का माहौल है। यूरोप में न्यूक्लियर बंकर्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बम शेल्टर्स के लिए भी कंपनियों से हो रही है डिमांड। यूरोप के कई देशों में रूसी परमाणु हमले का डर है, जिसकी वजह से शेल्टर्स जो है, बम शेल्टर्स की डिमांड बढ़ गई है। यूरोप के कई देशों में बम शेल्टर्स की डिमांड बढ़ गई है। बंकर्स और बम शेल्टर्स की डिमांड बढ़ गई है। यूरोप में दहशत में लोग हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कंपनियों को बम शेल्टर और बंकर्स के लिए लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, इसलिए कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं। लोगों को लगता है कि रूस कभी भी एटमी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, तो खुद को बचाए रखने के जुगाड़ में लोग पहले से लग गए हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा इन बंकर्स की डिमांड बढ़ी है। यूके की एक कंपनी ने कहा ऐसे बंकर्स और शेल्टर्स की मांग जो है वो 100% तक बढ़ गई है। और जर्मन कंपनी ने कहा है कि उनके पास रोजाना कम से कम 1000 कॉल आ रहे हैं और लोग उनसे बंकर्स की डिमांड कर रहे हैं। ये दहशत के माहौल की वजह से हो रहा है। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला हैं। शुक्ला सर, बंकर्स की मांग बढ़ गई है, इसका मतलब कि लोगों के दिमाग में भी ये बैठने लगा है कि हमला, न्यूक्लियर हमला इस युद्ध में कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा सिचुएशन आया जहां पे कि न्यूक्लियर वॉर होने की पॉसिबिलिटी है तो सच में डराने वाली स्थिति है और लोगों को प्रिकॉशंस लेने से कोई नहीं रोक सकता और इस तरह के मेजर्स उठाने चाहिए जिसमें कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। और अगर वो लेकिन तिवारी सर, रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया, सर्गेई लावरोव ने ये कह दिया है कि कम से कम रूस वो पहला देश नहीं होगा जो कि एटमी धमाका करेगा, तो क्या अब भी डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और चीज समझ में आ रही है। ये जो कंपनीज हैं ये प्रोपेगेंडा बढ़ा के अपना सेल बढ़ाने के चक्कर में है, ये भी हो सकता है। नाउ मैं एक क्वेश्चन और भी जाऊंगा, जैसे किसी जमाने में डॉलर कब आया था, डॉलर इंपॉर्टेंट कब हुआ था, तो डॉलर ही खाली इंपॉर्टेंट क्यों रहे? क्यों नहीं युआन, इंडियन रुपीज, रूबल्स क्यों नहीं इंपॉर्टेंट हो? ये पैटर्न चेंज होना है। इस तरीके से इंडिया के ऊपर उन्हें कितना बड़ा सैंक्शन है, कितना बड़ा सैंक्शन है नहीं है सर, ये प्रोपेगेंडा खाली न्यूक्लियर वॉर तक ही नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं, आर्म्स रेस बढ़ाने के लिए भी ये पूरा वॉर। सर आर्म्स रेस का देखिए, आर्म्स रेस की पहले आर्म्स रेस का मेजर इंडस्ट्री कौन था? यूएसए था, बाकी इंडस्ट्री डेवलप नहीं की। तो आर्म्स इंडस्ट्री के जब तक पिछले प्रेसिडेंट थे उन्होंने आर्म्स की इंडस्ट्री उनके चुंगल में नहीं थी, मतलब उनके पपलू नहीं थे। लेकिन जब से बिडेन आए हैं ये आर्म्स इंडस्ट्री के पपलू हैं और इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि जो जितने देश हैं वो नेटो के ऊपर डिपेंडेंट हो ना डिपेंडेंट हो, उनको भी आर्म्स चाहिए। जुड़ी हुई एक और जानकारी देते हैं सर, फिर आप लोगों के पास आते हैं। कैसे शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है इस युद्ध के बहाने, ये दिखाते हैं आपको। सर्बिया ने नेटो और अमेरिका को दिखाई है अपनी ताकत। चीन से मिले FK3 एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया सर्बिया ने। सर्बियन आर्मी ने पहली बार अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है। और क्या यही सबसे बड़ा मकसद है इस युद्ध के पीछे? इन डिफेंस प्रोडक्शन करने वाले कंट्री हैं जो ये आर्म्स रेस को बढ़ाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा देश इनसे हथियार खरीदें, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या फिर रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको डेंट करना चाहते हैं। जनरल कोचर, ये क्या हो रहा है? ये आपने बिल्कुल इसको सही बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मेजर इकोनॉमी है वो डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपने अफगानिस्तान में भी देखा होगा, उसको वहाँ पे भी पूरी आउटसोर्सिंग है वहाँ पे उनके जो सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं इसको यूएस आर्मी के साथ। और ये आने वाले जो अभी जो हमारा नहीं, अभी बात न्यूक्लियर बंकर्स की हो रही थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब यूक्रेन अटैक के बाद दुनिया भर के देशों में न्यूक्लियर पावर होने की एक होड़ मचेगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर बम है तो रूस जैसा कोई दूसरा देश उन पर अटैक नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बिकॉज आज की जो स्थिति ये है कि 9 देश ही हैं खाली
जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो एक डेटरेंस है। आज जो पाकिस्तान ऊंची आवाज में क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो जानता है कि कोई भी देश अगर अटैक करेगा पाकिस्तान को तो वो अपनी जो है थ्रेट को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए ये जो मैसेज है ये सारे देशों में फैल रहा है अभी, और वो भी चाहते हैं न्यूक्लियर अपने आप को। ठीक है, सीधे चलते हैं अब अंकिता के पास, उनके पास एक बड़ी खबर। अंकिता। बिल्कुल सर, इस सवाल पर हम लौटेंगे आपके पास दोबारा, लेकिन बात इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। जेलेंस्की ने मैक्रो और बोरिस जॉनसन से बात की है। जेलेंस्की ने कहा है कि जल्द और मदद भेजेंगे फ्रांस और ब्रिटेन। मैक्रो जॉनसन ने फोन पर सैन्य मदद बढ़ाने का भरोसा दिया है। पूर्वी इलाकों और मारियोपोल के हालात पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन खुलकर समर्थन कर रहा है यूक्रेन का। इसके पहले मैक्रो ने भी लगातार सपोर्ट दिया है यूक्रेन को। इस वक्त की एक और बड़ी खबर की बात कर लेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन को पूरी तरह मिटा देना चाहता है रशिया। रूस के एक्शन से इरादे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन को खत्म करना ही रूस का वास्तविक लक्ष्य है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया। अंशु मैम, जिस तरीके से अब यूक्रेन की राष्ट्रपति ओलेना का जो उनकी वाइफ है ओलेना, उनका ये बयान सामने आ रहा है, क्या वाकई खत्म कर देना चाहते थे या सिर्फ कब्जा करना चाहते थे? अपनी हुकूमत वहां पर अपना कोई पपेट बिठाना चाहते थे? देखिए, शुरुआत में पुतिन के इरादे स्पष्ट थे। उन्होंने बार बार जेलेंस्की को चेतावनी दी, तुम मुझे रिटर्न में दे दो, मैं नाटो का मेंबर नहीं बनूंगा, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। जेलेंस्की समेत पूरे विश्व ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अमेरिका ने लिया होगा, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को पुश किया कि आप इस युद्ध में जाइए, क्योंकि अमेरिका के कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन आगे चल करके फिर हमें दिखा कि पुतिन ने वहां पर अपनी पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का पूरा इरादा बना लिया। आज की तारीख में यदि उनकी पत्नी ये कहती हैं, जेलेंस्की की पत्नी, कि यूक्रेन को बर्बाद कर देना चाहते हैं पुतिन, यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। ये जितना जल्दी अब पुतिन के क्या इरादे हैं? अब पुतिन के क्या इरादे हैं? पुतिन अपनी तरफ से रास्ता देख रहे हैं। बार बार जेलेंस्की कहते हैं आइए हमसे बात कीजिए, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें नाटो कंट्रीज और अमेरिका उकसाते हैं कि नहीं, अभी वो क्षण नहीं आया है, तो वो फिर यू टर्न ले लेते हैं। जब मारियोपोल पर रशिया ने कब्जा किया था पिछले हफ्ते, तब जेलेंस्की का ये बयान आया था कि हम अनकंडीशनल टॉक्स के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। अगले दिन उन्होंने अमेरिका से बातचीत की और उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया। तो अब एक उस क्षण का इंतजार मुझे भी है जहां एक म्यूचुअल अग्रीमेंट की स्थिति हो कि पुतिन कहे हाँ मुझे बात करनी है, जेलेंस्की भी कहे हाँ मुझे बात करनी। फिलहाल ये होता नजर नहीं आ रहा है। मैम सर लौट रहे हैं आपके पास, इस खबर के बाद लौटेंगे जस्ट आपके पास। ब्रिटेन का रूस पर झूठ फैलाने का आरोप, ये बड़ी खबर है। ब्रिटिश विदेश विभाग ने रूस पर आरोप लगाया है कि वॉर को लेकर गलत ओपिनियन बनाने का आरोप लगाए। रूस के पक्ष में सोशल मीडिया के इस्तेमाल का आरोप लगा है। सर, ब्रिटेन भी अब लगातार जो है वो रूस पर बड़े बयान दे रहा है। इससे पहले ब्रिटेन के पीएम ने क्रोकोडाइल भी कह दिया था व्लादिमीर पुतिन को। अब ये बड़ा आरोप कि अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। ये ब्रिटेन कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन की अपनी समस्या है। रूस पे भी फर्स्ट टारगेट अगर नाटो का होगा तो ब्रिटेन ही होगा, बिकॉज ये इतने दुर्भाग्यपूर्ण और कितने गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी ना जेलेंस्की की वाइफ के पास जाइए, अभी राष्ट्रपति स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब उनकी वाइफ का क्या महत्व है, क्या रिलेशन है इससे, उनका क्या महत्व है, ये सब चीज, ये प्रोपेगेंडा क्यों शुरू हो रहा है? ताकि ये वॉर चलता रहे। यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका है। अभी 40 करोड़ जो जनसंख्या थी यूक्रेन को, उनको समझ में नहीं आया कि यूक्रेन क्या कर रहे हैं। उसमें से 6-7 करोड़ तो लोग बाहर जा चुके हुए हैं। इतनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। सर, इसी से जुड़ी एक डिटेल्स आ रही है, वो गौरव बताएंगे। बिल्कुल, देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसी से जुड़ी डिटेल्स आपको और जानकारियां देते हैं। ब्रिटिश विदेश विभाग ने रूस को लेकर जो कुछ दावा किया है उसके बारे में और समझिए आप। युद्ध में झूठ का सहारा क्या लिया जा रहा है? रूस सोशल मीडिया पर खुद को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है, ये ब्रिटिश खुफिया विभाग का दावा है। इसके लिए रूस ट्रोल फैक्ट्री का अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है। भ्रम फैलाने के लिए कई देशों के राजनेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जिन नेताओं को टारगेट किया जा रहा है उनमें ब्रिटेन और साउथ अफ्रीकी नेता भी शामिल हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर सोच बदलने की कोशिश हो रही है। कोशिश की जा रही है कि रूस के लिए सहानुभूति पैदा की जाए। तो अगर रूस ये कर रहा है तो कौन सा वेस्टर्न कंट्रीज नहीं कर रहे हैं सर? कौन सा वेस्टर्न मीडिया नहीं कर रहा है? प्रोपेगेंडा वॉर तो हो ही रहा है। शुरू से हमने देखा है ये प्रोपेगेंडा वॉर जो चल रही है, और इसमें वेस्टर्न मीडिया हावी रहा है। और इसको
रूस ने अब रियलाइज किया है कि ये बहुत ज़रूरी है, एक प्रोपेगेंडा वॉर रूस की तरफ से भी शुरू हो। इसीलिए ये एक काउंटर है वेस्टर्न मीडिया को, बिकॉज अभी तक हम खाली वेस्टर्न मीडिया का जो भी एक्सपोजर हम उसको देख रहे थे, और अभी आने वाले वक्त में इस चीज़ के बाद हम देखेंगे कि इसको रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी नेशंस के सामने रखा जाएगा एक बैलेंस व्यू के लिए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है दोनों पक्ष का व्यू सामने आए और लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि रशिया नहीं है जो है लड़ाई क्यों शुरू की, ये बहुत। और ये अभी तक मोटा आया, लेकिन डिटेल में कोई फाइन प्रिंट्स रशिया के का साइड क्या, ये पता अभी तक नहीं चला ना। रशिया की तरफ से अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन ये वॉर में तो जरूरी होता है कि इस तरह का किसी तरह का बयान दिया जाए जो प्रोपेगेंडा वार के रूप में हम लोग देखते हैं। चाहे इंडिया का भी कभी किसी पाकिस्तान के साथ वार हुआ, अभी जो वार चल रहा है उसमें प्रोपेगेंडा वार तो चल ही रहा है, जैसा कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलते हैं सीधा विवेक के पास। विवेक। और खबर ये आ रही है गौरव की डोनबास में रूस ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। डोनबास में Mi-35 रूसी हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। डोनबास में काफी कम ऊंचाई पर ये Mi-35 रूसी हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। डोनबास में रूस ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। हमला कर रहा है रूसी Mi-35 हेलीकॉप्टर। इलाका है डोनबास का। तो शुक्ला सर, ये Mi-35 के बारे में हमें बताइए, और ये बताइए कि डोनबास पर तो वो पहले से ही कब्जे का दावा कर चुका है रूस, और डोनबास में फिर Mi-35 क्यों उड़ा रहा है? क्या वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है कि ये इलाका पूरा मेरा है और ये हमने घेर लिया है और दूसरे वाले भी ऐसे ही घेर लेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है एयर सुपीरियरिटी का जो रशिया दिखाना चाहता है। अदरवाइज अगर आप देखें युद्ध के माहौल में विपक्ष के पास जेवलिन मिसाइल जैसे छोटे हथियार हैं जो कि 3 किलोमीटर पे मार सकते हैं, और इस सिचुएशन में इस हेलीकॉप्टर को इतने लो लेवल पे उड़ाना एक खतरे से ज़्यादा नहीं है। ओपी तिवारी सर भी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी सर। देखिए, डोनबास में यूक्रेन का जो सबसे डिफिकल्ट सबसे कैपेबल जो आर्मी है वहीं बैठी हुई है, इसलिए डोनबास में इसका प्रोग्रेस रशिया का जो पहले है बहुत स्लो चल रहा है। और Mi-35 ये जो क्लोज सपोर्ट है, नीचे जाके लोगों को टारगेट करता है, इसका अप्रोच बहुत जरूरी है। ये हमारे श्रीलंका के अगेंस्ट, LTT के अगेंस्ट भी Mi-35 का हमने बहुत अच्छा यूज किया था, इसी के बदौलत हमने पूरा कब्जा कर लिया था। तो ये एक स्ट्रेटेजी Mi-35 ये टू टारगेट छोटे छोटे एरिया जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन है उसको टारगेट करेगा, उनको फायर करेगा। Mi-35 ऑलरेडी अपना प्रूफ कर चुका है, एंड ये रिसोर्ट मेरे ख्याल से उसी पर्पज के लिए है कि जहाँ पर भी यूक्रेन की कंसंट्रेशन है, जहां उनकी मेजर जो कमांडो आर्मी टाइप है सारे लगे हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द 90% वहीं लगे हुए हैं, उनको टारगेट करके उनको कमजोर करना है। ठीक है, कमजोर करने के लिए MiG-35 का यूज किया जा रहा है डोनबास के इलाके में। इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक अपडेट आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन बॉर्डर गार्ड्स के जवानों से मिले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। युद्ध में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी उन्होंने, और साथ ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल के डिफेंस में खड़े जवानों को सलाम। जिस तरीके से मारियोपोल में यूक्रेन की आर्मी डट करके मुकाबला कर रही है रशियन सेना का, और इसके लिए हौसला अफजाई की है, सलाम किया है अपने जवानों को ज़ेलेंस्की ने। मुलाकात के दौरान का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर, रूसी ईंधन पर यूक्रेन को लग सकता है बड़ा झटका। तत्काल रूसी आयात बैन करने की हालत में नहीं है यूरोपियन यूनियन। साल के अंत तक की डेडलाइन पर मंथन कर रहा है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से तत्काल पाबंदी चाहते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। रूस पर कंप्लीट बैन से ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस का खतरा। और दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस रूस की ईंधन सप्लाई पर बैन चाहते हैं वो उन्हीं के देश से हो रही है। यूक्रेन और पोलैंड के जरिए यूरोप को ये गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है, और चाहते हैं ज़ेलेंस्की की उस सप्लाई को यूरोपियन यूनियन खुद रोक दे। जनरल कोचर, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो चुका है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम हमारे दुश्मन हो, लेकिन तुमसे हम तेल लेते रहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब पुतिन के पास नेगोशिएशन टेबल पर उनका अपर हैंड है उनके पास। फिलहाल तो अपर हैंड है, पर अभी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नेटो एक अजरबैजान पाइपलाइन के ऊपर भी सोच रहा है, बिकॉज
अजरी जो गैस है वो भी आ सकती है इस एरिया में। और दूसरा है कि बाल्टिक सी में नॉर्वे के थ्रू भी गैस आने की उम्मीद है। तो ये दो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसीलिए वो अबाउट 8-10 महीने का वक्त चाह रहे हैं कि 8। तो क्या जो वो दोनों पाइपलाइंस की आप बात कर रहे हैं, क्या वो उस गैप को फिल कर पाएंगे जो रूस के ना होने पर पैदा होगा? पूरी तरीके से शायद इनिशियली नहीं फिल कर पाएंगे, बट आने वाले वक्त में उनकी जैसे अगर प्रोडक्शन को अगर बढ़ाया जाएगा तो ठीक है की जा सकती है कि पूरा हो जाए। ठीक है, विवेक के पास चलते हैं। विवेक, और बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन युद्ध से घटा है अमेरिका पर भरोसा। ताइवान के लोगों का अमेरिका पर भरोसा घट गया है। चीनी आक्रमण होने पर अमेरिका में एक अमेरिकी सर्वे किया गया, उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि 40% लोग मानते हैं कि मदद के लिए अमेरिका आगे आएगा। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी संस्था ने यह सर्वे किया और उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि सिर्फ 40% लोग मानते हैं कि अमेरिका मदद के लिए आगे आएगा। यूक्रेन युद्ध हुआ और उसके बाद भरोसा घटा है वो, और सर्वे में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, आंकड़ा क्या है सर्वे का, वो हम आपको बताते हैं। सवाल यह था कि चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो क्या अमेरिका आएगा? तो सिर्फ 40% लोगों ने कहा है कि हां अमेरिका आएगा, अमेरिका मदद के लिए आगे आएगा। यह सिर्फ 40% लोगों का मानना है। उसके बाद अगला सवाल जो किया गया उस पर भी बताएंगे कि चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो क्या अमेरिका आएगा। उसका जवाब भी ये था कि 7 महीने पहले 57% लोगों ने अमेरिका के हक में दी थी राय। मतलब यह है कि यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचा है तो लोगों की यह संभावना कम हुई है, लोगों ने यह मानना कम कर दिया है कि अमेरिका मदद के लिए आएगा। पहले 57% लोग मानते थे और अब मात्र 40% लोग मान रहे हैं, और 14% लोगों ने कहा है कि हां अमेरिका अपनी सेना भेजेगा। मतलब 40% ये मानते हैं कि आएगा हेल्प करने, 57% पहले मानते थे और 14% मात्र ये मान रहे हैं कि वो अपनी सेना भी भेज सकता है। 26% लोगों ने कहा है कि संभव है कि अमेरिका अपनी सेना भेजे, ऐसी संभावना जताई है। 24% लोगों ने कहा है कि अमेरिका अपनी सेना ताइवान में भेजेगा ही नहीं। मतलब भरोसा घटा है इस यूक्रेन युद्ध के बाद। 24% लोग ये मान रहे हैं कि वो अपनी सेना ही नहीं भेजेगा ताइवान की हेल्प करने के लिए। विवेक, यानी जो 40% आप बता रहे हैं उसमें भी केवल 14% लोग ही पूरी तरह से श्योर हैं, 26% उसमें भी अगर मगर में है। तो क्या ये अमेरिका की इमेज डेंट हो रही है इस यूक्रेन वॉर के लंबा खिंचने से? बिल्कुल, इसकी इमेज तो डेंट हो रही है, पर ये सर्वे को आप स्टैटिस्टिक्स की नजर से मत देखिए। जो क्रेडिबिलिटी बाइडेन ने लूज की है यूक्रेन में, वो ताइवान में नहीं लूज करना चाहता है। और जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है आज ताइवान में, उसका एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक होगा तो उसको समझा जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक है। तो इस टाइप की, और उसकी फौज वहां पे है, उसके फाइटर प्लेन्स उसने सप्लाई किए हुए हैं, उसके टैंक्स वहां पे हैं। तो मैं नहीं इसको समझता कि अमेरिका इस लड़ाई में दूर रहेगा। अगर और उपाध्याय से ट्रेनिंग तो मिल ही रही है, जो ताइवान के सैनिक हैं वो अमेरिका में जाके ट्रेनिंग तो ले ही रहे। हाँ, ताइवान के जाके वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वहाँ लूज नहीं करेगा। जैसा कैप्टन कोचर ने कहा है, करण कोचर ने कहा है कि वो अपना लूज नहीं करेगा और वहां पर अपने। बहुत संक्षेप में, क्या अफगानिस्तान और यूक्रेन का हाल देखने के बाद भी ताइवान को भरोसा करना चाहिए? यूक्रेन के सराउंडिंग नाटो के इतने देश है, ताइवान के आसपास कोई भी नेटो नहीं है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ताइवान की हेल्प करने आएगा? जब यूक्रेन की हेल्प नहीं कर पा रहा तो ताइवान का कोई चांस नहीं है। इस तरीके से अमेरिका का, हाँ ठीक है, समय की कमी बहुत जल्दी करूंगी। ताइवान और चाइना के बीच में जो सी है वहां पर ऑलरेडी अमेरिकन बेड़े जो हैं डिप्लॉयड हैं, वो कितने इफेक्टिव होते हैं समय आने पर, ये प्रश्न है। ठीक है, तो हमारे पैनलिस्ट का ये मानना है कि ताइवान को जब मदद का समय आएगा अमेरिका उस लिहाज से मदद करता हुआ नजर नहीं आएगा, और चाइना से इस वक्त ताइवान को बहुत बड़ा खतरा है। लगातार वर्ल्ड कवरेज जारी है, बड़ी खबरें आपको वॉर जोन से सीधे पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपडेट्स लगातार आप देखेंगे TV9 भारतवर्ष पर। ब्रेक के उस पार भी सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एसोसिएट स्पॉन्सर, सरदर्द, टेंशन, थकान का मिटाए नामो निशान, हरबंस राम का तेल, राहत रो, तेल में जादू है।